बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए अगर नदी तो तू समुंदर की तलाश कर। टूट जाते हैं अक्सर शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए तू ऐसे शीशों की तलाश कर। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर अपने को बेसिक 5 टॉपिक्स करने हैं, जिसके अंदर छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। उसके बाद हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन है। उसके बाद किरचॉफ लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल और डेफिनेशन दोनों करनी है। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज करना है और लास्ट में अपने को कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करना है। हम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास आती है करंट की। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मींस किसी भी एक कंडक्टर में चार्ज के फ्लो करने की रेट क्या है। रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना होता है। इसकी डेफिनेशन बन जाएगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। क्यू को N इंटू ई भी बोलते हैं। यूनिट फर्स्ट में देखा था, इसमें N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और E 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। करंट का एक फॉर्मूला I इज इक्वल टू dq बाई dt भी होता है। करंट की SI यूनिट एम्पियर होती है और करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सेकंड क्वांटिटी हमारे पास आती है वोल्टेज। वोल्टेज और EMF दोनों सिमिलर चीजें हैं, इनमें छोटा सा डिफरेंस है, पहले वो डिफरेंस सुन लो। कोई भी एक सोर्स एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो वर्क करता है उसको बोलते हैं वोल्टेज, और टोटल जितना वर्क करता है उसको हम बोलते हैं EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोनों सेम चीजें हैं, इसलिए दोनों ही स्केलर क्वांटिटी हैं। दोनों की SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट। V इज इक्वल टू IR होता है, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। अगर यहां लिखेंगे तो हमें E का फॉर्मूला करंट इंटू R को लिखना पड़ेगा, प्लस में स्मॉल r और लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्मॉल r है ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के खुद की रेजिस्टेंस। क्योंकि EMF मैंने आपको बताया था क्या होता है, सेल को बाहर कितना काम कर रहा है और अपने अंदर के अंदर चार्ज को चलाने में टोटल कितना काम करना पड़ रहा है, मतलब सेल की टोटल जो कैपेसिटी है उसको EMF बोलते हैं। और किसी भी दो पॉइंट में जो हम वर्क कर सकते हैं सेल, उसको वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज बोल लो, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप, दोनों तीनों सेम चीजें हैं। ऐसा आ जाए EM ओपन सर्किट है, मतलब हम करंट ही नहीं ले रहे, उस केस में क्या होता है, EMF और वोल्टेज इक्वल होती है। EMF ज्यादा है और सेल के बाहर कोई भी दो पॉइंट में वर्क कम है तो ये डिस्चार्जिंग का केस होता है। थर्ड केस समझते हैं। अगर ये सेल है, इसकी पावर तो है 30 वोल्ट, हमने बाहर से एक बैटरी लगा दी 40 वोल्ट की, मतलब EMF 30 वोल्ट थी, हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस 40 का दे दिया बाहर वाले सेल की हेल्प से, तो वोल्टेज अगर ग्रेटर हो जाएगी EMF से तो ये चार्जिंग का केस बन जाएगा, मतलब ये वाला जो सेल है ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सारे जानते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम बैटरी को बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा, मींस करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज अप्लाइड के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमारे पास क्या आ जाता है, R। यहां से हमारे पास फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू IR। इसको वीर से भी याद कर सकते हैं, वीर मतलब भाई, तो इसको V इज इक्वल टू IR वीर से याद कर सकते हैं। ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है, तो ओम्स लॉ की लिमिटेशन है ये ओनली कांस्टेंट टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो तो ही ये अप्लाई हो सकता है। इसकी और लिमिटेशन क्या है, ये ओनली ओबे होता है ओमिक कंडक्टर के लिए और नॉन ओमिक कंडक्टर पे ये अप्लाई नहीं होता। जैसे कि ग्रुप 14 के एलिमेंट है, सेमीकंडक्टर्स हैं, वो नॉन ओमिक कंडक्टर है, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करती है फ्लो ऑफ करंट को। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाय A। एक्चुअली L है लेंथ और A है एरिया ऑफ कंडक्टर। ये फैक्टर होते हैं जो रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मींस जितनी वायर की लेंथ ज्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A आ जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो R इज इक्वल टू रो L बाय A आ जाता है, तो हमने ये लिख दिया R इज इक्वल टू रो L बाय A। रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर आता है रेजिस्टिविटी। आप यहीं से देखिए, इसमें जो रो था ये रेजिस्टिविटी था। अगर ये रो निकालना चाहे, रो को ऐसे भी बना सकते हैं हम, ये रो निकालना चाहे तो रो क्या आ जाएगा, देखो एरिया ऊपर और लेंथ नीचे, ये आ जाएगा R रो इज इक्वल टू RA बाय L। इसी फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बनती है, जब तुम लेंथ को 1 ले लो और एरिया को भी 1 ले लो तो रो और R इक्वल हो जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी को हम रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। अगर हम यूनिट लेंथ ले ले और यूनिट क्या ले ले, एरिया, मतलब एरिया भी 1 यूनिट हो और लेंथ भी 1 यूनिट हो तो हम रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस।
इसको G से या C से डिनोट करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम थी तो कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को मोह भी बोलते हैं या साइमन भी बोलते हैं, क्योंकि जो ओम थे उनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ये उन्हीं के नेम से लिया गया। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा क्या था? कंडक्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, ऐसे ही रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से लिखते हैं, ये सिग्मा का सिंबल है। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। सिग्मा है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का। कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का। देन हमारे पास आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये होता है म्यू इज इक्वल टू वीडी पर यूनिट ई, मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, म्यू इज इक्वल टू वीडी बाय ई। इसकी ऐसा यूनिट होती है, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम। तो ये मीटर का हमने यहां मीटर लिख दिया, ये कूलम ऊपर जाके -1 था तो ऊपर +1 बन गया, पर न्यूटन और पर सेकंड ये आ गया। तो ये हमारे पास इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गई। अदरवाइज हम इनकी वैल्यूज को पुट करके अलग अलग यूनिट भी निकाल सकते हैं। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। फिर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। वैसे तो ये टॉपिक जो है वो सीबीएसई से कट है, लेकिन हमें फिर भी इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होगी तो डायरेक्ट ऐड करते हैं, और अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होगी तो हम रेसिप्रोकल लेके ऐड करते हैं। मतलब नेट रेजिस्टेंस पैरेलल का क्या आ जाएगा? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर क्या होते हैं? वो पार्टिकल जो चार्ज को कैरी करते हैं उनको बोलते हैं चार्ज कैरियर। इसमें 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। मेटल के केस में चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मेटल में जो करंट चलता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से चलता है। सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बच्चों? ये ग्रुप 14 के एलिमेंट होते हैं। एक एक एटम ने अगले अपने साथ साथ नेबरिंग 4 एटम के साथ बॉन्डिंग बना रखी होती है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाता है, पीछे होल क्रिएट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल दोनों करंट को चलाते हैं। तो सेमीकंडक्टर में कौन करंट को कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों? जैसे कि मान लो हमारे पास NaCl है, नमक है ना, तो उसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोलाइट में कौन करंट को चलाता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। और भी इसके एग्जांपल है, जैसे H2SO4 है तो H2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में टूट जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो आयन होते हैं वो करंट को चलाते हैं। गैसेज में फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन, ये भी समझ लो। जैसे पुराने जमाने में ट्यूबलाइट्स होती थी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो गैस भरी होती थी, इलेक्ट्रॉन टूट के पॉजिटिव वाले की साइड जाता था, और जो बचा हुआ पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड की तरफ जाता था। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन दोनों ही गैस के अंदर क्या करते हैं? करंट को चलाते हैं। तो गैसेज में चार्ज कैरियर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन। फिर हमारे पास होता है वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर चार्ज चलता है फ्री इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय कैथोड से। जैसे कि थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था वैक्यूम ट्यूब के अंदर लो प्रेशर और हाई वोल्टेज के ऊपर, यह देखा कि कैथोड में से डायरेक्ट एक इलेक्ट्रॉन की वेव निकलने लग चुकी है, डायरेक्ट एक इलेक्ट्रॉन की रे निकलने लग गई है। तो ये इलेक्ट्रॉन की रेस जा रही थी, ये कैथोड से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन एमिटेड हो रहे थे। तो वैक्यूम में कौन करंट को चलाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय कैथोड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। मतलब कि जो सेल है इसका इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर की जा रही है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस डिपेंड करती है इन फॉलोइंग फैक्टर पे। सबसे पहले आता है रेजिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड में डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो चार्ज को यहां से यहां चलने में दिक्कत होगी। जितना डिस्टेंस बढ़ जाएगा करंट कम हो जाएगा, यह हम कहेंगे रेजिस्टेंस बढ़ गई। जितना एरिया बढ़ेगा बच्चों उतनी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। एरिया का मतलब इसके अंदर है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रोड ए है, ये बी है, ये थोड़ा थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप है। अगर ये जितना ज्यादा अंदर तक डूबे होंगे, जितना अंदर तक डूबे होंगे उतना क्या होगा? करंट ज्यादा चलेगा, रेजिस्टेंस क्या होगी? कम। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि ये बी वाला है, ये इतना ही डूबा होता जितना मैंने रेड रेड पोर्शन कर दिया, और ये भी थोड़ा सा इसके अंदर डिप होता है इलेक्ट्रोलाइट में, तो इनके बीच में करंट ना चल सकता, बहुत कम चलता मतलब कि।
तो जितना एरिया ज्यादा हो जाएगा ना, करंट बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी सेल की खुद की कम हो जाएगी। फिर आता है टेम्परेचर की। टेम्परेचर के जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि आप देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर करते जाएंगे हम, उतना ज्यादा हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा करंट चलेगा। करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस मतलब रुकावट जो है वो क्या हो जाएगी, कम। तभी रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का यहां पे मतलब है गाढ़ापन से। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी रुकावट ज्यादा होगी। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे कि मान लो आपको है ना, एक तो मैरिज के अंदर खाना लेने के लिए जहां पे बफे सिस्टम लगा हुआ है, अपने आप खाना डालना है, खाना है, और एक बहुत बड़ा जागरण सा है या कोई बहुत बड़ा कोई उसको क्या बोलते हैं कि कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आ रही है, आपको स्टेज तक पहुंचना है, तो धक्का मुक्की ज्यादा होगी। तो जितना गाढ़ापन या कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ना इलेक्ट्रोलाइट की, उतनी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ रेजिस्टेंस वेरी विद टेम्परेचर। हाउ रेजिस्टेंस वेरीज विद टेम्परेचर। तो हमें इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसके अंदर जो हमारे पास R है ये किसी भी टाइम पे रेजिस्टेंस है। ये क्या है, कोई भी एक रेजिस्टेंस एट एनी टाइम, या इसको फाइनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस एट एनी टाइम। जो R नोट है ये होता है इनिशियल रेजिस्टेंस, पहले कितनी रेजिस्टेंस थी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से बाद में फाइनल कितनी वो हम देख रहे हैं, तो ये हमारे पास इनिशियल है। अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। डेल्टा टी होता है इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमें इंक्रीज इन टेम्परेचर पता हो, अल्फा पता हो, इनिशियल रेजिस्टेंस पता हो, तो हम बता देंगे कि फाइनल रेजिस्टेंस कितनी होगी। इसमें जो अल्फा होता है ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। मेटल के लिए जो अल्फा होता है ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या हो गया कि जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी फाइनल रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वो अल्फा में मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ऐड होगा और फिर इसमें मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अल्फा मेटल के लिए आपको याद रखना है पॉजिटिव होता है, मतलब कि मेटल की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, इंक्रीज होती है। सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव होता है। इसमें 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। नेगेटिव होने का मतलब सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइट या इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर्स के अंदर भी या इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी हम जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी और ये अल्फा क्या होता है, नेगेटिव। इसका एग्जांपल आप समझ भी सकते हो। सेमीकंडक्टर जो है वो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं। अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे। बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा फ्री होंगे। डिटेल में तो ये यूनिट 9 के अंदर आएगा सेमीकंडक्टर में, उसमें भी समझ सकते हो। लेकिन अभी आप समझो टेम्परेचर बढ़ा तो जितने ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतने बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। अब जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे उतना ही क्या फ्री हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, या ऐसे इलेक्ट्रोलाइट में समझो जैसे मान लो NaCl है। अब तुम टेम्परेचर को बढ़ाओ, ज्यादा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयन प्रोड्यूस होंगे। तो इन तीनों में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट और इंसुलेटर तीनों के लिए अल्फा नेगेटिव होता है और रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ डिक्रीज होती है। लास्ट आता है एलॉयज। एलॉयज के लिए अल्फा पॉजिटिव तो होता है बट स्मॉल होता है। तभी जो है ना जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं फिजिक्स के अंदर वो एलॉयज के बनाते हैं, जैसे कि कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन, इनके बनाते हैं। ये क्या होते हैं, इनके लिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ती तो है बट बहुत कम, ना के बराबर बढ़ती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है। यहां पर देखो कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चेंज होती है, क्योंकि अभी भी जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको वो था R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस, एक्चुअली में तो ये था बीटा डेल्टा टी स्क्वायर, पर हमारे इस कोर्स के अंदर जो बीटा होता है वो हम लेते नहीं क्योंकि ये बहुत स्मॉल होता है। पर जब हम ग्राफ बनाएंगे कंडक्टर के लिए तो हम देखेंगे जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर की स्क्वायर पावर पे डिपेंड करती है। तो ये क्वाड्रेटिक ग्राफ बना है इसलिए ऐसे कर्व आई। लेकिन एलॉयज के लिए अल्फा ऑलरेडी स्मॉल था, बीटा तो बहुत ही स्मॉल होता है, तो उसके लिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एलॉय के लिए क्या जाता है, ओनली इतनी चीज R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये लीनियर इक्वेशन आ गई। लीनियर इक्वेशन ग्राफ इस तरह से बनता है। तो ये रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है
टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रही है मेटल के लिए। ये ग्राफ कंडक्टर या मेटल का है, ये भी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में चेंज दिखा रहा है टेम्परेचर के साथ, बट एलओएस के लिए। अब हम आगे देखते हैं सेमीकंडक्टर का केस। अभी अभी हमने देखा था अल्फा सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, नेगेटिव। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट या इंसुलेटर उसकी रेजिस्टेंस ऐसे डिक्रीज होगी। अब आता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर के पहले बारे में आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं मेटल की रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। एक टाइम पे आके मेटल की रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है, कंप्लीटली मेटल अपनी रेजिस्टेंस को लूज कर देता है। उस टाइम पे मेटल को बोलते हैं सुपर कंडक्टर। और सुपर कंडक्टर के लिए हमने देखा यहां तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, एक टेम्परेचर पे आके एकदम से रेजिस्टेंस बन गई, और सुपर कंडक्टर होते तो मेटल ही है, तो ऐसा ग्राफ बन गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंडक्टेंस। बच्चों देखो कंडक्टेंस क्या, मेटल की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो कंडक्टेंस ऑब्वियस सी बात है कम होगी, तो ये ग्राफ बन गया कंडक्टेंस का। ऐसी और ग्राफ देखते हैं, अगर ओम्स लॉ आ जाए तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का ग्राफ ये बनेगा। यहां पे V इधर भी आ सकता था और I इधर भी आ सकता था, या ये हम कहते हैं ओहमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ है। ये नॉन ओहमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ है, ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को फॉलो नहीं करता ये, तो ये नॉन ओहमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ है। ये एक डायोड के लिए ग्राफ है, तो यूनिट 9 के अंदर आपको करना होगा। अभी आप स्किप भी कर सकते हो तो, या फिर याद कर सकते हो कि गैलियम आर्सेनिक इसकी जो डायोड बनती है उसका ग्राफ इस तरह से होता है।